Hello everyone and welcome to the second video of cash flow statement. तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इनफ्लो एंड कैश फ्लो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं एंड 3 टाइप्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हम समझेंगे कि कौन से एक्टिविटीज़ को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इस एक्टिविटीज़ में इनफ्लो एंड कैश फ्लो हुआ है एंड वो कौन से टाइप की एक्टिविटीज़ हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हमने लिया है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो जनरल सी बात है कि एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी एंड देन उसे सेल करेगी। तो जो भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल होगा, जो डे टू डे ऑपरेशन की कैटेगरी में होगा, उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहेंगे। यानी एक कंपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ करती है रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट and sale of that product on the day-to-day basis is called as operating activities। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना या फिर सेल करना। ठीक है, अभी रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो इसमें हमारी कॉस्ट जाती है। ठीक है, कॉस्ट जाती है यानी हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट यानी आउटफ्लो। एंड सेल ऑफ गुड्स, जब हम सेल करते हैं तो सेल करते टाइम हमारे पास कैश आता है तो कैश इनफ्लो होता है। इसलिए हम कहेंगे कि रॉ मटेरियल परचेज करना इज कैश आउटफ्लो फॉर द कंपनी एंड सेल ऑफ गुड्स इज कैश इनफ्लो फॉर द कंपनी। अगेन, जितना भी रॉ मटेरियल हमने कैश बेसिस में परचेज किया है एंड जितना भी गुड्स हमने कैश बेसिस पे सेल किया है उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे इन कैश स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सिर्फ हमने रॉ मटेरियल लिया है, बट बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल को गोडाउन तक लाना, तो ट्रांसपोर्टेशन, उसका भी कॉस्ट इसमें इंक्लूड होगा। रॉ मटेरियल को मशीन में डाल के कन्वर्ट करना इनटू फिनिश गुड्स, उसमें काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मशीन यूज़ होंगी, उस मशीन पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, राइट। उस लेबर यूज़ होंगे टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे अगर कैश बेसिस पे है तो। सेलिंग के लिए हमें और भी एक्टिविटीज़ करनी होती है। जैसे सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट की फैक्ट्री से लेके हमें मार्केट तक ले जाना, अपने शोरूम तक उस प्रोडक्ट को ले जाना, उसमें एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। फिर उसका स्टोरेज एक्सपेंसेस, सेल करने के लिए हमें सेलर्स रखने पड़ते हैं, सेल्समैन रखने पड़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट रन करना पड़ता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, बिकॉज दिस आर ऑल रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट एक्टिविटी है रेजिंग फंड। अब मैन्युफैक्चर तो हमने कर लिया, बट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने जो रॉ मटेरियल खरीदे उसका फंड हम कहाँ से लाए होंगे, हम वो फंड बाहर से रेज कर रहे होंगे। ठीक है, उस फंड के अगेंस्ट हमें इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड पे करना होगा। अगर हमने शेयर होल्डर से फंड रेज किया इक्विटी देके तो हमें डिविडेंड पे करना होता है। एंड अगर हमने लोन लिया है बाहर से या डिबेंचर्स लिए तो हमें टाइम टू टाइम उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जो भी एक्टिविटीज़ होगी फंड रेज करने से रिलेटेड उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहेंगे। हर एक कंपनी को फाइनेंस रेज करना पड़ता है ताकि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ या फिर जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कर सके। विदाउट फंडिंग एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है फाइनेंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। अभी फाइनेंसिंग के टाइम पे हम मनी रेज कर रहे हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश आ रहा है। वो भले ही एक प्रकार का लोन है या फिर एक प्रकार का इक्विटी है, लेकिन आ तो कैश रहा है ना, तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं एज अ कैश इनफ्लो, राइट। हमने कोई लोन लिया या फिर इक्विटी ली, इक्विटी दे के फंड रेज किया, तो आ तो कैश रहा है कंपनी में, तो उसे कैश इनफ्लो कहेंगे। एंड इसके अगेंस्ट में हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करना पड़ता है। अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करना होगा, डिवेंचर्स लिए तो इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, अगर इक्विटी ली है तो टाइम टू टाइम उन्हें डिविडेंड पे करना होगा। तो ये पेमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो जितने भी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हम पे कर रहे हैं वो
कैश आउटफ्लो है, क्योंकि कंपनी के पास से कैश जा रहा है। एंड जितना भी अमाउंट हमने रेज किया है हैज़ अ लोन या फिर इक्विटी, वो हमारा कैश इनफ्लो है, बिकॉज कंपनी के पास पैसा आ रहा है। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी है, उसमें हमें क्या करते हैं, जैसे हमने फंड तो रेज कर लिया, अभी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें हैवी मशीन्स इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फैक्ट्रीज की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। उस मशीन को खरीदते हैं हम, फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो वो इन्वेस्टमेंट करते टाइम जब हम मशीन्स खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, फैक्ट्री एक्वायर कर रहे हैं या फिर बिल्ड कर रहे हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हमारा फिक्स एसेट पे खर्चा हो रहा है यानी आउटफ्लो हो रहा है। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं कंपनी के लिए, वो हमारा आउटफ्लो होता है, बिकॉज उसमें इन्वेस्टमेंट जा रही होती है, कैश जा रहा होता है। तो जितने भी ये फिक्स एसेट को परचेज करने की एक्टिविटी होती है, उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। अभी इसमें हम रॉ मटेरियल हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में परचेज करते हैं, बिकॉज वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में आता है। लेकिन क्या फिक्स एसेट हम डे टू डे एक्टिविटी में कंसिडर करेंगे? हम फिक्स एसेट डेली तो खरीदते नहीं हैं, हम साल में या फिर 2-4 साल में कभी कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म का एसेट होता है, ठीक है। तो ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। परचेज कॉस्ट जो भी होगी इस एसेट की, उससे हम आउटफ्लो कंसिडर करेंगे, बिकॉज उसके कारण कंपनी के पास से पैसा जा रहा है। एंड कभी क्या होता है कि एक्सेस फंड पड़ा होता है, जैसे हमने यहाँ पे रेज किया था फंड, सपोज 100 करोड़ रुपीस हमने रेज किया, हमने इन्वेस्टमेंट खरीद ली 50 करोड़ रुपीस की, एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में 10 करोड़ रुपीस यूज कर लिया, हमारे पास अभी भी 40 करोड़ रुपीस पड़ा हुआ है जिसका अभी कोई यूज नहीं है। तो कंपनी उस कैश को ऐसे फालतू नहीं रखी रहती है, वो अदर कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है, या तो दूसरी कंपनी को लोन दे देती है या फिर उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद लेती है, यानी वो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। अभी जब वो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी तो उस इन्वेस्टमेंट पे हमें कुछ इनकम होगी। जैसे अगर हमने लोन दिया है दूसरी कंपनी को, है ना, यानी हमने एक तरह से इन्वेस्टमेंट करी है दूसरी कंपनी में लोन देके, अब उस लोन पे हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए इनफ्लो है, बिकॉज ये कंपनी में आ रहा है, इस इंटरेस्ट के कारण कंपनी के पास पैसा आ रहा है, ठीक है। अगर वहीं हमने दूसरी कंपनी में इक्विटी खरीदी है, यानी इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, तो टाइम टू टाइम हमें उस कंपनी से डिविडेंड रिसीव होगा कंपनी के लिए, तो हम उसे इन्वेस्टिंग में कैश इनफ्लो के रूप में कंसिडर करेंगे। अभी कंफ्यूजन ये रेज होगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट हैज़ अ कैश इनफ्लो कंसिडर हो रहा है, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है वो आउटफ्लो के रूप में कंसिडर हो रहा है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम फाइनेंस कर रहे हैं तो हम लोन ले रहे हैं और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो जब लोन ले रहे हैं तो वो लोन का अमाउंट हमारी कंपनी में आ रहा है तो वो इनफ्लो है, कैश इनफ्लो है। भले ही वो एक लोन की तरह आ रहा है लेकिन कैश कंपनी में आ रहा है, तो वो कैश इनफ्लो होता है, एंड उसके अगेंस्ट हमें इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे करना पड़ता है, यानी कंपनी के पास से कैश जा रहा है। इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जब भी लोन एंड इंटरेस्ट की बात होती है तो लोन हमारे लिए कैश इनफ्लो होता है एंड इंटरेस्ट हमारे लिए कैश आउटफ्लो होता है। और उसी का उल्टा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब हम लोन दे रहे होते हैं, राइट, तो लोन दे रहे हैं तो पैसा कंपनी के पास से जा रहा है, कैश कंपनी के पास से जा रहा है, तो वो कैश आउटफ्लो होगा क्योंकि कंपनी के पास से जा रहा है। एंड उसके अगेंस्ट जब हम दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव होते हैं। तो जब हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो कैश इनफ्लो है कंपनी के लिए, बिकॉज पैसा रिसीव हो रहा है। तो ये माइनर सा डिफरेंस है, बट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हम इस एक्टिविटी को इन्वेस्टमेंट समझें या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझें, और इनफ्लो समझें या फिर आउटफ्लो समझें।
तो क्वेश्चन को काफ़ी सीरियसली और काफ़ी पेशेंस के साथ रीड करके समझना पड़ता है टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। बाकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में हमें ये ध्यान देना होता है कि जो डे टू डे ऑपरेशन है वो ही हमें कंसिडर करने होते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स या फिर लॉन्ग टर्म गेन्स। अगर एक बार हम एग्जैक्ट आइटम्स देखें इन तीनों एक्टिविटीज़ में, तो हमें ये देखने मिलेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल तक ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन होता है कंपनी का, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का या फिर सर्विस प्रोवाइड जो कंपनी कर रही है उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है कि मैन्युफैक्चर करना या और उसको सेल करना, ठीक है, या फिर सर्विस को प्रोवाइड करना। तो उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कंसिडर करेंगे। ये बेसिकली डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है। ऑल्सो जो भी प्रॉफिट होगा इस ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से, यानी मैन्युफैक्चर करने के बाद जब हम सेल करेंगे और उस सेल के बाद सारे एक्सपेंडिचर्स माइनस करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट निकलेगा उस प्रॉफिट पे हम टैक्स देंगे, तो वो टैक्स कंपनी के लिए आउटफ्लो है। तो जो ऑपरेटिंग इनकम से प्रॉफिट होता है, जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से प्रॉफिट होता है और उस पर हम टैक्स देते हैं, तो वो आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कंसीडर्ड होगा। वहीं पे अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें, तो जब हम परचेज या फिर सेल करते हैं फिक्स एसेट का, सपोज 50 करोड़ का हमने एक एसेट परचेज किया एंड 50 करोड़ रुपीस का बेच दिया, तो वो दोनों ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होंगे कि 50 करोड़ का परचेज किया है, परचेज में हम आउटफ्लो ऑफ कैश करेंगे, एंड सेल किया है 40 करोड़ में, तो 40 करोड़ का हम इनफ्लो करेंगे बिकॉज सेल करने पे हमारे पास पैसा आ रहा है। बट फिक्स एसेट परचेज करना एंड सेल करना कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, कंपनी का नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, इसलिए हम उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालते हैं, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डालते हैं। ओके, जो भी इनकम या फिर लॉसेस हमें होंगे परचेज और सेल ऑफ एसेट से, वो भी टैक्स हम पे करेंगे इनकम पर। यानी जब कंपनी बाहर इन्वेस्ट करती है दूसरी कंपनी में और उस पे इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव करती है, या फिर फिक्स एसेट सेल करने पे उसे जो प्रॉफिट होता है उन पे अगर वो टैक्स पे करती है, तो ये टैक्स पेमेंट किसके कारण हो रहा है? वो इनकम के कारण जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही इस टैक्स पेड को आउटफ्लो कंसीडर किया जाएगा, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लोन दिया जा रहा है एंड इंटरेस्ट रिसीव किया जा रहा है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कवर्ड होगा। एंड लास्ट में अगर हम बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम फाइनेंस रेज करते हैं बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स एंड लोन। तो शेयर, डिबेंचर, लोन इशू करने पे हमें कैश इनफ्लो होगा, तो हम कैश इनफ्लो कंसिडर करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और उसी लोन, शेयर एंड डिबेंचर्स पे हमें इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पे करना होगा। एक टाइम बाद डिबेंचर्स को रिडीम भी करना होगा। तो इनके जितने भी एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट से रिलेटेड, रिडेम्पशन से रिलेटेड एंड डिविडेंड के पेमेंट से रिलेटेड, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण हो रहे हैं, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंसिडर्ड होंगे हैज एन आउटफ्लो। एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी जो भी एक्सपेंसेस फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होंगे वो यहीं पे कवर होंगे, ना कि कोई और एक्टिविटी में। अदर देन दिस आइटम्स, एक्टिविटीज तो 3 होती हैं बट आइटम्स बहुत सारे होते हैं जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस वीडियो के बाद हम एक फॉर्मेट बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले फॉर्मेट देखेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड वो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम मूव करेंगे स्पेशल आइटम्स पे, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है एंड क्वेश्चंस उन्हीं पे बनते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन के बाद स्पेशल आइटम कवर करेंगे, और स्पेशल आइटम के बाद हम मेन क्वेश्चंस पे चलेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।